अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उवैस कासमानी और ये है BWCS की वर्कशॉप। और आज पहला दिन है, तो मैं आपको तमाम कॉन्सेप्चुअल बातें रिकॉल करा दूंगा। और अगर आपकी पहली ही क्लास है तो मैं आपको पहली दफा ऐसे समझाऊंगा कि इंशाल्लाह आपके पास चीज रह जाएगी। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगली एक एक घंटे की जो 15 या 16 क्लासेस होंगी, उसमें हम क्या करेंगे कि तमाम कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ कवर करेंगे, बल्कि हम एक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस करेंगे और हम मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे। इसके अलावा हम जो इम्पोर्टेंट एरियाज होते हैं उनको सही से प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपकी तैयारी ऐसी हो जाए कि आप जुलाई अटेम्प्ट में अपेयर हो और इस पेपर को देकर पास कर जाओ। पेपर आसान है, कोई मसले की बात नहीं है। चले कंटेंट पर आते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली ये सीख रहे हैं कि अगर मुझे राइटिंग करनी हो और वो भी स्पेसिफिकली बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से मौजूद हैं, बिजनेस मैसेजेस कौन कौन से मौजूद हैं, और खास तौर पे रिटन बिजनेस मैसेजेस कौन कौन से मौजूद हैं। यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ रिटन बिजनेस मैसेजेस मौजूद हैं। सारे ही आपके पेपर्स में टेस्ट नहीं होते, बस नाम लिखे हुए। मैं थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन देते हुए चलूं। आपके पास दो किस्म के लेटर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, बाय द वे, दोनों लेटर्स कौन से फॉर्मल लेटर्स हैं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे दो किस्म के फॉर्मल लेटर्स हैं। एक है विद लेटर हेड और एक है विदाउट लेटर हेड। मेरे वर्ड्स पे जरा फोकस करना। आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं लेटर्स। मेरे वर्ड्स पे फोकस करना। आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे कहते हैं लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेटर्स वो रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि आप एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज कर रहे होते हो। आप अपने घर में बैठे हुए हो, आप अपने स्कूल में कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहते हो, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो, तो आप लेटर भेजोगे। आप घर में बैठे हुए हो और आप अपने ऑफिस में कोई चीज कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप लेटर भेजोगे। आप घर पे बैठे हो, आप किसी गवर्नमेंट इदारे में कोई कम्युनिकेट करना चाहते हो बात, तो आप लेटर भेजोगे। इसी तरीके से आप अपने किसी रिलेटिव को कोई पीस ऑफ पेपर पे कोई बात कम्युनिकेट करते हो, तो वो भी लेटर कहलाएगा। तो लेटर जो होती है वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज हो रहा होता है। लेटर एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज होता है, ठीक हो गया। लेटर की दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स, एक होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि ऑफिशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोफेशनल सेटिंग में यूज होते हैं, बिजनेस वगैरह में यूज हो रहे होते हैं। फिर से, लेटर्स की दो टाइप्स हैं, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि ऑफिशियल, ऑर्गेनाइजेशनल, फॉर्मल, बिजनेस या प्रोफेशनल सेटिंग में यूज हो रहे होते हैं। आपका जो पर्पस होता है वो इनफॉर्मल नहीं बल्कि कोई फॉर्मल पर्पस होता है। भाई, आपने कोई कंप्लेन लिखी है के इलेक्ट्रिक को, तो ये आपका फॉर्मल लेटर होगा। आपने जॉब एप्लीकेशन लेटर लिखा है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो ये फॉर्मल लेटर होगा। आपने क्लेम लेटर लिखा है किसी बिजनेस को, तो ये फॉर्मल लेटर होगा। आपने एडिटर को लेटर लिखा है, तो ये फॉर्मल लेटर होगा। आपने रेजिग्नेशन का लेटर लिखा है, तो ये फॉर्मल लेटर होगा। सही है। यहाँ पे आपका पर्पस ये होता है कि आपका कोई भी फॉर्मल, कोई भी ऑफिशियल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल, कोई भी बिजनेस पर्पस या कोई भी प्रोफेशनल पर्पस अचीव हो जाए, तो फॉर्मल लेटर लिखें। फिर आ जाते हैं इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर किसी भी इनफॉर्मल, किसी भी कैजुअल, किसी भी सोशल, किसी भी पर्सनल, किसी भी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा हो, इज कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर। आप अपने बड़े भाई को लेटर लिख रहे हो जो कि कराची से बाहर है, और आप उसको ये बताना चाह रहे हो कि यार मैंने अपना मैट्रिक या इंटरमीडिएट पास कर लिया है और मैंने कोई पोजीशन सिक्योर की है। या आप अपने किसी डिस्टेंट रिलेटिव को कोई कम्युनिकेशन, कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, और उसमें आप उसको ये बता रहे हो कि यार आप जो है वो छुट्टियों, इस बार गर्मियों की छुट्टियां उनके पास गुजारने जाना चाहते हो। या फिर आप अपने किसी रिलेटिव से कोई उधार वगैरह मांगना चाहते हो, तो ये तमाम जो कम्युनिकेशन है ये इनफॉर्मल लेटर्स के अंदर आ जाएगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, सुनिए अगेन, मेरे वर्ड्स पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। लेटर्स, लेटर्स वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आपको हेल्प करते हैं।
ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। लेटर्स की दो टाइप्स हैं, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में लिखे जाते हैं, किसी भी फॉर्मल, किसी भी ऑफिशियल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल, प्रोफेशनल या बिजनेस सेटिंग में यूज हो रहे हो, कोई बिजनेस पर्पस अचीव कर रहे हो या ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस अचीव कर रहे हो, वो कहलाएंगे फॉर्मल लेटर्स। ऑन द कॉन्ट्ररी इनफॉर्मल लेटर्स आपके किसी भी सोशल कम्युनिकेशन को आगे की तरफ लेके जा रहे हो, आपके किसी नॉन बिजनेस या नॉन ऑफिशियल या कोई भी कैजुअल मैसेज को आगे की तरफ लेके जा रहे हो, इट्स कॉल्ड इनफॉर्मल लेटर्स। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। दो किस्म के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट में लिखा हुआ है फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड, फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड। इसका मतलब है कि फॉर्मल लेटर्स की दो कैटेगरीज हो गई, विद लेटर हेड और विदाउट लेटर हेड। विद लेटर हेड वो लेटर्स होते हैं जो कि एक लेटर हेड पे लिखे जाते हैं, यानी कि एक ऐसा पीस ऑफ पेपर जिस पे कुछ चीजें प्री प्रिंटेड है, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का लोगो, ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टेक्ट डिटेल्स जैसे कि उसका नाम, उसका स्लोगन, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस, उसके सोशल मीडिया हैंडल्स, या इसके अलावा और दो तीन चीजें। सही है। अभी जो लेटर हेड्स होते हैं ये क्रिएटिव होते हैं, कुछ चीजें टॉप पे लिखी जाती हैं, कुछ चीजें बॉटम पे लिखी जाती हैं, कुछ चीजें साइडों पे लिखी जाती हैं। तो ये क्रिएटिव एक्सप्रेशन होता है जो कि लेटर हेड की फॉर्मेट में मौजूद होता है। सही है। फिर कुछ फॉर्मल लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि विदाउट लेटर हेड होते हैं, उसमें लेटर हेड नहीं होता, एक प्लेन पीस ऑफ पेपर होता है और उस पर लेटर लिख दिया जाता है। अब तुम सोचो, ये जो आपके पास विद लेटर हेड फॉर्मल लेटर्स होते हैं, इसमें लेटर हेड मौजूद है, तो देयर इज अ हाई चांस, एक बड़ी प्रोबेबिलिटी बनेगी, एक बड़ी परसेंटेज बनेगी कि ज्यादातर आपके पास विद लेटर हेड जो लेटर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इनिशिएट किए जाएंगे, किसी गवर्नमेंट के इदारे से। सही है। किसी यूटिलिटी से, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, किसी एनजीओ से, किसी कोऑपरेटिव से, किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से, किसी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो विद लेटर हेड सॉरी जो विद लेटर हेड लेटर्स होते हैं वो किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से इनिशिएट हो रहे होते हैं। क्या सर कोई ऐसा लेटर है जो कि विद लेटर हेड हो और कोई इंडिविजुअल उसे लिख रहा हो? पॉसिबिलिटी बन सकती है। कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है? देखो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि तुम एक फ्रीलांसर हो, तुम एक फ्रीलांसर हो और तुम क्या कर रहे हो कि अपने घर से बैठकर तुम कंटेंट राइटिंग करते हो। सही है। एक ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें टास्क दिया कि तुमने क्या करना है कि लेटर्स लिखने हैं क्लाइंट को कंपनी के बिहाफ पे, और तुम क्या करोगे कि वो लेटर्स उनको पोस्ट कर दोगे। तो तुमने कंपनी को बोला भाई ये काम करोगे, या तो मुझे अपने लेटर हेड का टेम्पलेट दे दो कि मैं उसको प्रिंट निकाल लिया करूँ, या फिर तुम मुझे लेटर हेड भेज दो, मैं क्या करूंगा लेटर्स टाइप कर करके तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे क्लाइंट्स को भेज दूंगा। ये वो सिचुएशन है, एक बंदा घर पे बैठ के लेटर हेड यूज कर रहा है, लेकिन यहां पे भी वो लेटर यूज कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इन ईदर केस जो विद लेटर हेड लेटर्स होते हैं उसमें कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व होती है कि जिसके बिहाफ पे या खुद वो क्या करती है, लेटर को इनिशिएट करती है। सही है। विदाउट लेटर हेड मोस्टली ज्यादातर कोई इंडिविजुअल इनिशिएट कर रहा होता है। भाई मुझे कलेक्टर को कंप्लेन करनी है, तो मैं जो लेटर लिखूंगा किसी लेटर हेड पे थोड़ी लिखूंगा, मैं एक प्लेन पेपर पे लेटर लिखूंगा। या अगर मैं किसी कॉलेज में स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन भेज रहा हूं तो विदाउट लेटर हेड होगी। अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब एप्लीकेशन लेटर भेज रहा हूं विदाउट लेटर हेड होगा, क्योंकि मेरा कोई लेटर हेड थोड़ी है, मैं इंडिविजुअल हूं। कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन भी विदाउट लेटर हेड यूज करती है। भाई उसको शायद अपना लेटर हेड यूज नहीं करना, शायद कोई और XYZ पर्पस हो, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा है इनिशियली। सही है। तो वो क्या करेगा, विदाउट लेटर हेड जाएगा। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये ड्रॉ होता है कि मेजॉरिटी मेजॉरिटी ये ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करती है, मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन इसे लॉन्च करती है या इनिशिएट करती है, सॉरी। और यहाँ पे मेजॉरिटी कौन होती है? इंडिविजुअल्स। मेजॉरिटी का है, मैंने एब्सोल्यूट नहीं कहा, मैंने 100% नहीं कहा कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ इंडिविजुअल ही विदाउट लेटर हेड भेजते हैं या सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही विद लेटर हेड भेजती है। कभी कभी इंडिविजुअल भी विद लेटर हेड भेज देते हैं, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन भी विदाउट लेटर हेड भेज देती है। यहां तक तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्चुअली बात समझ आ गई होगी। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगेन दिमाग खोल के सुनना। व्हाट इज लेटर? A letter
is a written document used in external communication. ये external communication में यूज होती है, ये distant communication में यूज होती है, जहां पे आप कोई भी मैसेज ऑर्गेनाइजेशन से या अपने घर से बाहर की तरफ भेज रहे होते हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से या घर के बाहर से कोई कम्युनिकेशन आपके घर की तरफ, आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ रही हो, तो दिस इज कॉल्ड लेटर. लेटर की दो टाइप्स होती है, फॉर्मल लेटर्स और इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में लिखे जाते हैं, और इनफॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि पर्सनल या फिर सोशल सेटिंग में लिखे जाते हैं. फिर आते हैं फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड्स और विदाउट लेटर हेड्स. विद लेटर हेड्स वो होते हैं जो कि ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन लिखती हैं, विदाउट लेटर हेड्स, और विद लेटर हेड्स ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन लिखती हैं, विदाउट लेटर हेड्स ज्यादातर इंडिविजुअल्स लिख रहे होते हैं. सही है. अब सर ये फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड, विदाउट लेटर हेड, इनका कोई फॉर्मेट वगैरह है? द आंसर इज यस, इनका फॉर्मेट मौजूद है. आगे जाके मैं फॉर्मेट ही दिखाऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेमो. मेमो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज होता है. मेमो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन में यूज होता है. सही है. घरों में तो इसकी एग्जांपल ना होने के बराबर है, घरों में इसकी एग्जांपल ना होने के बराबर है, लेकिन आप इसको ऐसे समझ सकते हो. आपके पास कुछ फ्रिज मैग्नेट होते हैं ना, अक्सर लोग क्या करते हैं उसमें नोटिफिकेशन लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल आप अपने घर पे एंटर हुए, आपके घर वाले दावत में गए हुए, तो जो फ्रिज के ऊपर मैग्नेट लगे हुए हैं उसके नीचे एक नोट लगा हुआ है. उसमें नोट में मम्मी ने कहा हुआ है कि बेटा मैंने अभी ताज़ा खाना बना के फ्रिज में रख दिया है, तुम इसको माइक्रोवेव में गर्म कर लेना. सही है. और एक स्टिकी नोट लगा हुआ है या एक मैग्नेट के अंदर नोट लगा हुआ है कि भाई आज जो है वो हम लोग थोड़ा सा लेट आएंगे, तो तुम सो जाना, और हम क्या करेंगे कि एक चाबी लेके गए हुए हैं, तो हम खुद ही आ जाएंगे, तो हमारे लिए जागना मत. तो ये जो तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारे नोट छोड़ा ना, ये मेमो होगा. ये ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं. ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे यूज होते हैं भाई? देखो, बॉस ने तुम्हें व्हाट्सएप का किया और कहा मीट मी इन 10 मिनट्स, तो मीट मी इन 10 मिनट्स क्या मेमो है? या बॉस तुम्हें ईमेल कर दी कि डियर मिस्टर एक्स वाई जी या डियर एक्स वाई जी, वी हैव अ मीटिंग टुडे एट 10 PM, प्लीज फिनिश ऑल योर वर्क. 10 PM तो बहुत ज्यादा हो जाएगा. 6 PM, प्लीज फिनिश ऑल योर वर्क बिफोर 5:55 so that we can start our meeting on time. सही है. तो यहाँ पे क्या हो गया कि उसने जो तुम्हें ईमेल की है ये मेमो है, या उसने क्या किया, सपोर्ट स्टाफ से एक चिट पे लिख के तुम्हें भिजवा दिया कि मीट मी इन 5 मिनट्स. तो ये भी क्या है, आपके पास मेमो है. उसने तुम्हें व्हाट्सएप किया, उसने तुम्हें चिट पे लिखवा के भेज दिया, उसने तुम्हें ईमेल कर दिया, ये मेमो है. इंटरनल कम्युनिकेशन होती है. ये थोड़ी सी कंसाइज होती है, थोड़ी सी छोटी होती है, और थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है. सही है. तो ये हो गया लेटर्स और मेमो. शॉर्ट रिपोर्ट. शॉर्ट रिपोर्ट बेसिकली आपके पास एक आर्ट है. शॉर्ट रिपोर्ट, सॉरी, प्रेसी. प्रेसी आपके पास एक आर्ट है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, किसी भी पैसेज को, किसी भी ऐसे को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी सब्जेक्ट मैटर को समराइज करते हो. आप उसको समराइज करते हो, लेकिन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग इट्स कंटेंट. इसका कोई भी कंटेंट, इसकी कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसकी कोई भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर आप उसको कंसाइज कर देते हो, रिड्यूस कर देते हो, कट शॉर्ट कर देते हो. दिस इज कॉल्ड प्रेसी. ये आर्ट क्यों है? ये आर्ट इसलिए है क्योंकि लेंथी पैराग्राफ्स, जब लेंथी पैसेजेस लोगों से पढ़े नहीं जाते, उसमें रिपीटेशन होती है, उसमें अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उसमें ऐसी ग्रामर होती है जो कि जिसको रिड्यूस किया जा सकता है या जिसे चेंज किया जा सकता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि बड़े कंटेंट होने की वजह से लोग अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, पैसेज पढ़ते नहीं. तो आप प्रेसी के थ्रू क्या करते हो, उस आर्ट को इस्तेमाल करते हुए आप क्या करते हो, पैसेज को रिड्यूस कर देते हो, ताकि वो जो प्रेसी आपके पास मौजूद है लोग उसको पढ़ के बात को समझ जाए. सही है. फिर आ जाते हैं शॉर्ट रिपोर्ट पे. शॉर्ट रिपोर्ट आपके पास एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है. मैं फिर से रिपीट कर दूं, शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है. यूजुअली क्यों कहा? क्योंकि कभी कभी एक्सटर्नल भी हो सकता है. शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है. यहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही अरेंज्ड, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, विद ग्राफ्स एंड चार्ट्स, आप क्या करते हो, किसी को भी भेज रहे होते हो. दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रिपोर्ट. देखो, तुम्हारे बॉस ने तुम्हें एक ईमेल की और उसने लिखा कि यार प्लीज प्रिपेयर मी अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन, प्लीज मेक मी अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन दिस मंथ्स
टोटल सेल्स। सही, उसने बोला भाई मुझे आप शॉर्ट रिपोर्ट बना के दो इस महीने की टोटल सेल्स की, या लास्ट मंथ टोटल सेल, क्योंकि ये महीना तो चल रहा होगा, पिछले महीने की टोटल सेल बना के दो बाय टुमारो एट 5 PM। तो कल 5 बजे तक ये रिपोर्ट बना के दे दो। आपने क्या किया कि आपने एक मेमो स्टाइल पे डॉक्यूमेंट लिखना शुरू किया। आपने उसमें कुछ फॉर्मेट को फॉलो करते हुए, आपने उसमें एक ऑर्डर को फॉलो करते हुए, अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए, कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स डालते हुए, इंफॉर्मेशन डालते हुए आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया और आपने ईमेल कर दिया। वो जो डॉक्यूमेंट है वो शॉर्ट रिपोर्ट। तो सर शॉर्ट रिपोर्ट होती तो क्या लॉन्ग रिपोर्ट भी होगी? द आंसर इज यस। शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होती है, लॉन्ग रिपोर्ट यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन के बाहर यूज होती है। सही है भाई। लॉन्ग रिपोर्ट की एक एग्जांपल क्या हो सकती है? लॉन्ग रिपोर्ट की एक एग्जांपल आपके पास हो सकती है ऑडिट रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट की एग्जांपल आपके पास हो सकती है फाइनेंशियल रिपोर्ट। लॉन्ग रिपोर्ट की एक एग्जांपल आपके पास हो सकती है मे बी मार्केटिंग रिपोर्ट, मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट। सही है। तो या फिर आपके पास ये हो सकती है टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट हो सकती है, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट हो सकती है, या आपके पास बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स होती है 20-20, 25-25 पेजेस से ज्यादा की रिपोर्ट्स होती हैं। सही है। ये एक्सटर्नली जा रही होती है, इंटरनली यूज नहीं होती, क्योंकि काफी फॉर्मल होती है और एक बाय स्टैट्यूट भी बन रही होती है, या फिर आप खुद भी बना रहे होते हो अपनी इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दूसरों की पॉइंट इंफॉर्मेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सर शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट थोड़ा बहुत समझ आ गया। व्हाट इज रिपोर्ट? रिपोर्ट एक ऑफिशियल, सुनना, रिपोर्ट एक ऑफिशियल, एक वेल प्रिपेयर्ड, एक वेल गैदर्ड, सही है, एक वेल समराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशंस होती हैं, जिसमें ग्राफ्स एंड चार्ट्स होते हैं, जिसमें आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे होते हो किसी भी टॉपिक के बारे में, ताकि उसकी ए टू जी इंफॉर्मेशन सामने वाले बंदे को मिल जाए। फिर से, रिपोर्ट एक वेल प्रिपेयर्ड, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल गैदर्ड, सही है, एक वेल समराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें किसी भी सब्जेक्ट मैटर के बारे में डिटेल्ड, सही है, साइंटिफिक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होती है, ताकि पढ़ने वाला उस चीज को 100% समझ जाए विदाउट एनी एम्बिग्विटी। सही है। और उसके टाइम सेव हो जाए कि यही इंफॉर्मेशन को 50 जगह से हासिल करता तो उसकी ख्वारी लग जाती है। सही है। तो ये हो गए रिपोर्ट। रिपोर्ट की दो टाइप्स होती है, शॉर्ट रिपोर्ट, लॉन्ग रिपोर्ट। वही काम अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हो ब्रीफली, या उसको जो पर्पस है बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है कि अंदर अंदर की रिपोर्ट है, तो आप उसका बहुत थोड़ा बहुत फॉर्मेट वगैरह चेंज कर सकते हो, यू विल गो फॉर शॉर्ट रिपोर्ट। और वही काम आप एक्सटर्नली कर रहे हो तो यू विल यूज लॉन्ग रिपोर्ट। सही है। वैसे मैंने बता दिया। ऐसे ऐसे जो है बेसिकली आपके पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप किसी भी टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हो। सही है। आप उसके प्रोज एंड कॉन्स बता रहे होते हो। सही है। आप उसके जो है वो फीचर्स डिस्कस कर रहे होते हो, आप उसके कॉजेस डिस्कस कर रहे होते हो, उसके सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे होते हो, उसकी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस कर रहे होते हो। तो यहाँ पे काइंड ऑफ एनालिसिस, किसी भी चीज को एनालाइज किया जा रहा होता है, उसकी उसको इंटरप्रेट किया जा रहा होता है, उसको मीनिंग असाइन किया जा रहा होता है। तो ऐसे लिखने के भी तरीके होते हैं। ऐसे लिखने के वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग में दो तरीके से ऐसे आईकैप ने लिखना सिखाया है। एक आपके पास है फिशबोन और एक आपके पास है एफिनिटी। सबसे पहले एफिनिटी की बात करते हैं। एफिनिटी वो राइटिंग टेक्निक है या वो आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग है कि जिसमें आप क्या करते हो कि एक अपॉर्चुनिटी या एक प्रॉब्लम या एक टॉपिक को आप डिस्कस करते हो, तो उसके कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। लेट सपोज एक मेन टॉपिक है, उसके कोई 5-6 कोई सब टॉपिक या मिनी टॉपिक होंगे, फिर उन सब टॉपिक से कुछ सब टॉपिक्स होते हैं, तो काइंड ऑफ चीजें ब्रांच आउट कर रही होती। सही है। दिस इज कॉल्ड एफिनिटी। सही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर चीज की एक सब आर्ग्यूमेंट होती है, उसकी कोई सब सब आर्ग्यूमेंट होती है, या एक सब सपोर्ट होता है, उसका सब सब सपोर्ट होता है। तो दिस इज एफिनिटी। फिर आ जाते हैं आपके पास ऐसे राइटिंग में आपके पास होता है फिशबोन। फिशबोन आपके पास वो राइटिंग टेक्निक है जिसमें क्या हो रहा होता है। फिशबोन आपके पास वो राइटिंग टेक्निक है जिसमें आप किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी अपॉर्चुनिटी के कॉजेस मालूम करते हो कि भाई मेरे सामने अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी अचानक से तो नहीं आ गई होगी कि मैंने ब्लिंक किया आंखों पलकों को और क्या हुआ कि सामने मेरी चीज आके खड़ी हो गई। आप सोचते हो कि नहीं यार ये चीजें तो पहले से एग्जिस्ट करती थी। सही है। मैंने बस क्या किया था कि इनके कॉजेस को कभी आइडेंटिफाई नहीं किया था, मैंने देखा नहीं था कि मुझे छोटे छोटे कॉजेस नजर आ रहे थे। अगर आप उस प्रॉब्लम को देखते हो तो आपको उनके छोटे छोटे कॉजेस नजर आएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये कॉजेज हैं तो इनके इफेक्ट्स ये थे। तो यहाँ पे आप कॉज और इफेक्ट पे चल रहे होते हो। सही है। तो फिशबोन क्या होता है, जिसमें आपको एक प्रॉब्लम नजर आती है, आप उसके कॉजेज देखते हो, उनके इफेक्ट्स नजर आते हैं,
तो आप सोल्यूशन पे जाने की कोशिश करते हो। फिशबोन यूजुअली एक प्रेफरेबल मैटर है, सॉरी एक प्रेफरेबल क्या कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग है कि लोग लिखना पसंद करते हैं। तो एफिनिटी नहीं, पेपर में जाके फिशबोन लिखने की कोशिश करना। सीवी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, सही है। ओके, अब यहाँ पे जो मैंने सारी कहानियां लिखी थी ना, देखो यहाँ पे देख लो, तुम्हारे सामने मौजूद है। मैं जानबूझ के रीड कर रहा हूँ ताकि तुम एक दफा इसको रीड भी कर लो। ये डॉक्यूमेंट तुम्हें इंशाल्लाह आज मिल जाएगा। फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड्स। फॉर्मल लेटर या बिजनेस लेटर विद लेटर हेड एक वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, एक वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भेजा जा रहा होता है, या उसे एक इंडिविजुअल भी भेज सकता है, जिसमें ऑफिशियल स्टेशनरी यानी कि ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड यूज हो रहा है, सही है। फिर फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड। फॉर्मल लेटर और एक ऑफिशियल लेटर विदाउट लेटर हेड वो लेटर हेड होता है, वो लेटर होता है जो कि वेल प्लान्ड रिटन कम्युनिकेशन होती है, जो कि एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे लिखी जाती है, सही है। जिसमें आपके पास कंपनी की ब्रांडिंग नहीं होती टॉप पे, सही है, यानी कि ये एक प्लेन पीस ऑफ पेपर होता है, सही है। मेमो, जिसको हम जिसको फुल फॉर्म मेमोरेंडम है, एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है, सही है, ऑर्गेनाइजेशन की कम्युनिकेशन में यूज हो रहा, सही है। शॉर्ट रिपोर्ट मैंने कहा एक कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है जो कि आपने कोई भी चीज रिसर्च की है, फाइंड की है, फिर आपने उसकी प्रोग्रेस को फॉलो किया है, आपने उसमें फाइंडिंग को, प्रोग्रेशन को देखते हुए आपने कोई चीज रिकमेंड की है, तो वो आप शॉर्ट रिपोर्ट में लिख सकते हो, सही है। प्रेसी एक ऐसा कंसाइज डॉक्यूमेंट होता है जो कि क्या करता है कि मेन आइडिया को इंटेक्ट रखता है, लेकिन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को हटा देता है, लेकिन याद रखना अपनी पर्सनल इंटरप्रिटेशन उसके अंदर नहीं आ रही होती है, सही है। ऐसे एक स्ट्रक्चर्ड पीस ऑफ राइटिंग है जो कि किसी भी टॉपिक या किसी भी आर्ग्यूमेंट के बारे में बात कर रहा होता है, सही है। अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर है। फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर है, सही है, ये आपके पास फॉर्मेट मौजूद है। ये खाली पीस ऑफ पेपर है, इस पे मैंने लेटर टाइप किया था, तो लेटर टाइप करते हुए मैंने क्या किया था कि कुछ कंपोनेंट्स में चीजों को तोड़ा, सही है। तुमने एक चीज नोट किया होगा कि हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आ रहा है, हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आ रहा है। ये आपके पास जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है? ये हर बिजनेस राइटिंग में या हर नॉन बिजनेस राइटिंग में अप्लाई होगा कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो, आप कोई भी रिटन कम्युनिकेशन की तरफ जा रहे हो, याद रखना हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप देना फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, सही है। आप सुनते होगे किसी से कि नहीं यार, इन दो कंपोनेंट्स में दो लाइन का गैप होना चाहिए, यार इन दो कंपोनेंट्स में तो गैप ही नहीं होना चाहिए, यार इन दोनों कंपोनेंट्स में तीन लाइन का गैप होना चाहिए। नहीं यार, ये सारी चीजें गलत हैं। मैं आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के थ्रू बता रहा हूं कि हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप होगा, हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप होगा, ये जनरल रूल है। आपका पहला कंपोनेंट क्या है? सेंडर्स डिटेल। दूसरा क्या है? डेट। दूसरा क्या है? डेट। तीसरा क्या है? रेफरेंस। चौथा क्या है? इनसाइट एड्रेस। पांचवा क्या है? सब्जेक्ट लाइन। फिर क्या है? सैल्यूटेशन। फिर आपके पास तीन पैराग्राफ्स, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, फिर सिग्नेचर, फिर नाम, फिर इनक्लोजर, सही है। ये आपके पास कुछ कंपोनेंट्स मौजूद हैं, सही है। दूसरा जनरल रूल बताता हूँ राइटिंग का। पहले मैंने बता दिया कि हर हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आएगा, ये पहला जनरल रूल है। मुझे एक मिनट दीजिएगा। मुझे एक मिनट दीजिएगा।
चलें कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे पहला मैंने आपको जनरल रूल बताया कि हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आएगा। दूसरा जो जनरल रूल है वो ये है कि कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट हो या कोई भी इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट हो, हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो कंटेंट होगा वो लेफ्ट साइड से शुरू होगा, राइट साइड की तरफ जा रहा हो, यानी कि तो जो अलाइनमेंट होगी ना वो लेफ्ट टू राइट होगी। अब इसकी एग्जांपल तुम ऐसे समझो, ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया हुआ तुम्हारे लिए पढ़ाने के लिए, तुम यहाँ पे देखो हर चीज जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है। बस यहाँ पे डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या किया कि हेडिंग को यहाँ पे मैंने सेंटर में किया हुआ है, बाकी हर चीज लेफ्ट टू राइट जा रही है। सही है सर, अलाइनमेंट लेफ्ट टू राइट क्या होती है? देखो ये आपके पास लेफ्ट टू राइट अलाइनमेंट है, सही है, ये आपके पास सेंटर अलाइनमेंट है और ये आपके पास राइट अलाइनमेंट है। तो ना ही आपने किसी चीज को सेंटर और राइट अलाइन करना है, ना ही आपने किसी चीज को क्या करना है, इंडेंट करना है, ऐसे थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना है। इंडेंटेशन क्या होता है कि आपका जो कंटेंट है कुछ इंच आगे से स्टार्ट हो रहा होता है, ऐसा आपने कुछ भी नहीं करना। सही है, आपने देखा होगा कि जो पुराने जमाने की बुक्स हुआ करती थी उसमें जो पैराग्राफ की जो पहली लाइन होती है वो थोड़ी सी इंडेंटेड होती थी, उसका थोड़ा सा जो कंटेंट आगे से शुरू हो रहा होता था, बाकी की तमाम लाइनें पीछे से शुरू होती थी। ये एक पुराना कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली लोग कहते हैं कि यार डेट आप राइट साइड से डाल लें तो जो सेंडर्स डिटेल है वो राइट साइड पे कर लें, तो फला चीज सेंटर में कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं कीजिएगा, हर चीज आप लेफ्ट से शुरू करेंगे राइट की तरफ लेके जाएंगे, सिंपल सा रूल है। सही है, एक रूल मैंने आपको बताया कि हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आएगा, एक मैंने आपको बता दिया कि हर चीज लेफ्ट से शुरू होगी राइट की तरफ जा रही है। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे पर्पस क्या है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह जैसे जैसे मैं आपको लेटर लिखवाऊंगा बताऊंगा। अभी अपने पास जरा इस चीज को होल्ड कर लो क्योंकि टाइम कम है और मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी है। सही है, आगे की क्लास में भी चीजें रिपीट होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता मैं चीजें रिवील करता रहूंगा, तो रिपीटेशन भी हो जाएगी और साथ ही साथ नई रेवलेशन भी आपको सुनने में मिलेगी। सही है, अब जैसे यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना दिया है, सही है, अब फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। यहाँ पे लेटर लिख दिया है, सही है, मैंने नाम लिख दिया मोहम्मद उवैस, फोन नंबर डाल दिया 033324177620, फिर यहाँ पे मेरी ईमेल एड्रेस आ गई uwais.kasmani.1@gmail.com, फिर मेरा एड्रेस आ गया PCHS ब्लॉक 3 कराची। अब तुमने एक चीज नोट की होगी, यहाँ पे भी कोई डॉट नहीं है, यहाँ पे भी कोई डॉट कॉमा नहीं है, यहाँ पे भी कोई डॉट कॉमा नहीं है, यहाँ पे भी कोई डॉट कॉमा नहीं है। सही है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये आगे जाके रिवील करूंगा। फिर एक लाइन का गैप दिया मैंने, फिर अगला कंपोनेंट आ गया डेट। अब यहाँ पे डेट ना आप तीन तरीके से डाल सकते हो। नंबर वन, अगर कुछ भी नहीं कहा गया, कुछ भी नहीं कहा गया तो आप कौन सी डेट डालोगे? अपने एग्जाम की डेट डालोगे, जिस दिन तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होगे ना तुम उस दिन की डेट डालोगे। सही है, दूसरा, अगर कोई स्पेसिफिक डेट बताई गई है तो तुमने वही डेट मेंशन करनी है। और तीसरा कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक डेट नहीं बताई हुई लेकिन एक हिंट दी हुई है। भाई हिंट ऐसे दी हुई है कि 20 अप्रैल 2018 को तुम्हारे पास ये चीज आनी थी, अभी तक नहीं आई है, तो तुम क्या करोगे? क्लेम लेटर लिखोगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब तुम क्लेम लेटर लिखोगे और कोई डेट नहीं दी हुई है, अगर कोई डेट नहीं दी हुई है लेकिन यहाँ पे डेट की हिंट दी हुई है, तो अगर तुम डेट डालोगे लेट सपोज आज की, तुमने डेट डाल दी 16 जून 2025, तो सामने वाला बंदा कहेगा कि इसकी चीज आनी थी 20 अप्रैल 2018 को और ये 16 जून 2025 में लेटर लिख रहा है, डजंट मेक सेंस। आप डेट डाल सकते हो 21 अप्रैल 2018 या 22 अप्रैल 2018, तो यहाँ पे डेट की हिंट दी हुई होगी, या तो डेट नहीं दी होगी तो आज की डेट डालना, जिस दिन तुम एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के पेपर कर रहे होगे वो डेट डालना। अगर डेट दी हुई है तो तुम डेट यूज करोगे, और अगर डेट नहीं दी हुई हिंट दी हुई है तो आपने उस हिंट को फॉलो करना है। सही है, फिर इसके बाद आपके पास अगला आ रहा है रेफरेंस। अब देखो रेफरेंस ऑप्शनल है, जब तक वो सामने से रेफरेंस नहीं दे डू नॉट यूज रेफरेंस। फिर से, अगर वो रेफरेंस सामने से ना दे डू नॉट यूज रेफरेंस। सही है, अगर वो रेफरेंस दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे सीधा सीधा क्या लिखना है, रेफरेंस नंबर डाल देना है। रेफरेंस नंबर कोई भी हो सकता है, भाई लिखा हुआ रेफरेंस नंबर ABC123 वाई वाई वाई, ये रेफरेंस नंबर हो सकता है, सीधे सीधे वो रेफरेंस नंबर डाल देना। सही है, रेफरेंस नंबर क्यों यूज करते हैं? रेफरेंस नंबर इसलिए यूज कर सकते हैं कि तुम्हें जो पिछला कोई लेटर आया होगा उसमें एक रेफरेंस नंबर दिया होगा। अब तुमने क्या किया, अपने लेटर में रेफरेंस नंबर लिख दिया, और तुम जब लेटर भेजा तो सामने वाले बंदे को समझ आ जाएगी इसने मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रेफरेंस नंबर लिखा हुआ है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने उसको कोई लेटर भेजा हुआ होगा, वो अपना लेटर निकाल लेगा डॉक्यूमेंट्स में से जाके, ये जो उसकी कॉपी बनाई हुई होगी, वो बोले कि हाँ यार के ये लेटर मैंने इसको भेजा था, इसके बदले में इसने रिस्पॉन्स किया है, तो रेफरेंस नंबर का फायदा हो जाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि बात कहां से शुरू हुई थी। सही है, एक लाइन का गैप आ जाएगा, फिर आएगा इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस क्या होता है? रिसीवर का एड्रेस होता है, इसमें इसका नाम आ जाता है, अब्दुल्ला आ गया।
नाम आ जाता है, डेजिग्नेशन आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है, फिर आपके पास एड्रेस आ जाता है दो, एक, दो या तीन लाइनों में। सर यहां पे हम एड्रेस एक लाइन में क्यों नहीं लिख सकते, जैसे हम लोगों ने ऊपर एक लाइन में एड्रेस लिखा था। यहां पे हम एड्रेस एक लाइन में क्यों नहीं लिख सकते, जैसे कि हम लोगों ने यहां पे लिखा था। इसके पीछे एक रीजन है, वो मैं भी थोड़ी देर में बताता हूं। याद रखिएगा कि अगर आपका एड्रेस हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहा है, अगर आपका एड्रेस हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहा है, थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है, तो आप उसको दो लाइनों में ले जाओगे। अगर आपको लगता है दो लाइनों में भी स्ट्रेच कर रहा है, आप उसको तीन लाइनों में ले जाओगे। अब बच्चा सवाल पूछेगा सर अगर तीन लाइनों में भी स्ट्रेच कर रहा है, भाई इतना स्ट्रेच नहीं करता है, सही है। आपका एड्रेस एक लाइन में स्ट्रेच कर रहा है हॉरिजॉन्टली, आप दो में ले आओ। दो में हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहा है, आप तीन लाइनों में ले आओ, आपका काम निकल जाएगा, सही है। तो यहां पे आपके पास ये जो है रिसीवर एड्रेस या फिर रिसीवर्स डिटेल या फिर इनसाइड एड्रेस आ गया, सही है। एक लाइन का गैप दिया, फिर सब्जेक्ट आ जाएगी। अगर आप हाथ से लेटर लिख रहे हो ना, तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे सब्जेक्ट लाइन को, और अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करो तो आप इसको बोल्ड करके लिखोगे। मेरी गलती हो गई, यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड नहीं किया है, आप इसको बोल्ड करके लिखोगे। चलो मेरी पहली गलती यहाँ पे नजर आ गई, आप इसको बोल्ड करके लिखोगे, सही है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन आएगा, सैल्यूटेशन में आ जाता है डियर मिस्टर, डियर मिस, डियर मिसेस, डियर सर, डियर मैडम, सही है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब क्या होता है, किसी को भी ग्रीट करना, किसी को भी रिस्पेक्ट देना, सही है। तो यहाँ पे आप सैल्यूटेशन का इस्तेमाल करते हो। तो सैल्यूटेशन में कब मिस्टर, कब मिस, कब मिसेस आता है, ये जब मैं लेटर लिखवाऊंगा तब बता दूंगा, सही है। फिर आपके पास क्या आएगा कि तीन पैराग्राफ आएंगे। पहला पैराग्राफ होगा रेफरेंस प्लस पर्पस, कि किस रेफरेंस से लेटर लिख रहे हो। क्या हमारी पहले कोई बात हुई थी, क्या तुमने न्यूज़पेपर कोई ऐड देखी है, या तुम ऐसे ही कहीं से भी उठ के जो है वो लेटर लिख रहे हो, या इससे पहले हम लोगों ने कभी कोई डील किया था, या मैंने तुम्हें कुछ बेचा था, या तुमने मुझे कुछ बेचा था, या मैं कोई जॉब ऑफर कर रहा हूँ, सही है। कोई ना कोई रेफरेंस होगा जिसके बिहाफ पे तुम वो लिखोगे लेटर में, ताकि उसको पता चल जाए कि किस रेफरेंस से बात कर रहा है। समटाइम्स देयर इज नो रेफरेंस, तो आप बता दो कि भाई मैंने ना सोचा कि मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ 10 जगहों पे, तो मैंने सोचा कि मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन 10 जगहों पे, तो खैर सही इंप्रेशन नहीं जाएगा। आप बता दो कि मैं डेस्परेटली सर्च कर रहा हूँ जॉब के लिए, और आपकी ऑर्गेनाइजेशन मुझे लगता है कि मैं इसमें बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकूंगा, तो अगर आप मुझे चांस दें तो मैं एक इंटरव्यू के लिए आ सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। और पर्पस क्या होता है, कि अब लिखने का पर्पस क्या है, कि रेफरेंस मैंने दे दिया कि मुझे जॉब चाहिए, या मैं आपकी जॉब के लिए, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, या मुझे डिस्काउंट चाहिए, या मैं आपसे फिर से परचेज करना चाहता हूँ, या मैं कंप्लेन करना चाहता हूँ, या मैं क्लेम करना चाहता हूँ, या कोई चीज टूट कर आई है। आप क्या करोगे, उसको पर्पस बता दोगे। तो रेफरेंस प्लस पर्पस। कोई भी टाइप ऑफ लेटर हो, कोई भी टाइप ऑफ लेटर हो, क्लेम लेटर हो, कंप्लेन लेटर हो, सेल्स लेटर हो, सॉलिसिटेड सेल्स लेटर हो, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर हो, अप्रिसिएशन लेटर हो, थैंक यू लेटर हो, हायरिंग लेटर हो, ऑफर लेटर हो, जॉब एप्लीकेशन लेटर हो, रिजेक्शन लेटर हो, टर्मिनेशन लेटर हो, अप्रेजल लेटर हो, सही है, प्रमोशन लेटर हो, कोई भी लेटर होगा ना, इसमें रेफरेंस प्लस पर्पस बन सकता है, सही है। फिर डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे, एक्चुअल कंटेंट के भाई अब मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया है, तो मैं इस जॉब के लिए जो है ना फिट पर्सन हूँ कि नहीं, अप्रोप्रिएट पर्सन हूँ कि नहीं हूँ। अब लिखो यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन लिखो, अपने एक्सपर्टीज लिखो, रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस लिखो, रेलिवेंट स्किल सेट्स लिखो, ताकि बंदा एग्री हो जाए कि यार ये जॉब कर सकता है। या अगर तुम्हें क्लेम चाहिए, तुम पैसे चाहते हो कि भाई तुमने रिफंड चाहिए तुम्हें, तो तुम्हें रिफंड क्यों मिलना चाहिए, बताओ कि साथ तुम्हारे साथ क्या मसले मसाइल हुए हैं, सारे तुमने दुख लिखना है यहाँ पे। फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन तो बताओगे कि तुम सामने वाले बंदे से, रिसीवर से क्या चाहते हो, सही है। फिर आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। अब योर सिंसेरिली, एक और गलती, पहली गलती थी सब्जेक्ट लाइन यहाँ बोल्ड नहीं हुई हुई थी, और दूसरी गलती कि यहाँ पे सिंसेरिली का एस कैपिटल है, सिंसेरिली का एस स्मॉल होगा, सही है। फिर आ जाएगा आपके पास सिग्नेचर, सिग्नेचर में सिग्नेचर आ जाता है, नाम आ जाता है। अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करो सिग्नेचर नहीं लिख सकते, तो आप यहाँ पे लिटरली सिग्नेचर लिख सकते हो ऐसे, सही है, और दो डैश लगा सकते हो आगे पीछे, अपना नाम लिखा। और इनक्लोजर, आप कोई चीज अटैच कर रहे होते हो, कोई साथ चीज भेज रहे होते हो लेटर के, कोई अपना कवर लेटर भेज बना, लेट से तुम कवर लेटर भेज रहे हो और साथ में सीवी लगाई हुई है, तुम इनक्लोजर में लिख दोगे सीवी। तुमने एविडेंस में कोई तस्वीर लगाई हुई है, तुम लिख दोगे पिक्चर्स, सही है। तुम कोई इनवॉइस लगा रहे हो, लिख दोगे इनवॉइस। तो बंदा समझ जाएगा कि एनवलप में सिर्फ ये लेटर नहीं है, बल्कि साथ में कोई और पेपर भी मौजूद है, वो सीवी भी हो सकती है, वो इनवॉइस भी हो सकती है। ये इनक्लोजर ना, ये इनक्लोजर क्या है ये ऑप्शनल है, और रेफरेंस क्या है ये ऑप्शनल है। ये दो चीजें ऑप्शनल है, बाकी तमाम चीजें कंपलसरी हैं। सही, ये दो गलतियां यहाँ पे है, एक सिंसेरिली का एस कैपिटल है, और दूसरा यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन जो है ये मैंने बोल्ड नहीं की भी। मैंने कहा था अगर तुम पेपर पे लिख रहे हो तो तुम क्या करोगे, इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे, और अगर तुम कंप्यूटर पे टाइप करो तो उसको बोल्ड कर लोगे, सही है। सर ऐसा क्यों,
मैं सब्जेक्ट लाइन को इन्वर्टेड कॉमास में या बोल्ड करके क्यों लिख रहा हूं? क्यों? क्योंकि अगर तुम लेटर में लेटर के पर्पस को समराइज करके एक लाइन में लिख रहे हो, समरी लिख रहे हो, तो सामने वाले बंदे को पता तो चलना चाहिए समरी है। उसको हाईलाइट करने के लिए तो तुम इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे या उसे बोल्ड करके लिखोगे। सर मैं इसे हाईलाइट करने के लिए कैप्स लॉक करके कैप्स ऑन करके लिखूं, तमाम चीजें कैपिटलाइज करके? द आंसर इज नो। कैपिटलाइज करने का मतलब होता है शाउट करना, और कोई भी नहीं चाहेगा कि तुम अपनी जो समरी है या सब्जेक्ट लाइन जो है वो तुम शाउट करते हुए कहो। सही है? तो यहाँ पे या तो तुम हाईलाइट करने के लिए इन्वर्टेड कॉमास लिखोगे या फिर तुम उसको बोल्ड करोगे, लेकिन कोशिश करना कंप्यूटर पे टाइप करते हुए तुम उसको बोल्ड करोगे, यानी कि तुम्हारे लिए इसको बोल्ड किया जाएगा। सही है? ये आपके पास फॉर्मेट हो गया विदाउट लेटर हेड। सही है? यहाँ पे लेटर हेड मौजूद नहीं है। सही है? इसके बारे में मजीद बात करेंगे। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूं, मुझे आगे का कंटेंट बताना है। फिर जो चीजें मैंने अभी मिस की ना यहाँ पे मैं आपको आगे कवर करवाऊंगा। सही है? ये 15 क्लासेस का फायदा यही है ताकि मैं चीजें रिपीट कर सकूं। तो एक दफा थोड़ी सी चीजें लेके जाओ, अगली बार उसमें से थोड़ा सा और ऐड करो, अगली बार थोड़ा सा और ऐड करो। जब पिक्चर कंप्लीट होगी ना, यकीन जानो तुम्हें बड़ा मजा आएगा, और जब उस पर लेटर लिखेंगे ना तो तुम्हें और सेटिस्फेक्शन होगी। ये हो गया विद लेटर हेड। ये हो गया विद लेटर हेड। विद लेटर हेड में क्या आएगा? कंपनी का नाम, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस, कंपनी का एड्रेस और कंपनी का लोगो वगैरह भी आ सकता है। सही है? ये कैसे बनाते हैं लेटर हेड ये मैं आपको बताऊंगा। फिर अगेन अब बाकी सारी चीजें सेम हो जाएगी, डेट सेम हो जाएगी, रेफरेंस सेम हो जाएगा, इनसाइड एड्रेस सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट लाइन सेम हो जाएगी, सैल्यूटेशन सेम हो जाएगा, तीनों पैराग्राफ सेम हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग सेम हो जाएगा। सही है? सिग्नेचर सेम हो जाएगा। इसके बाद आपकी डिटेल्स आएगी, आपका नाम, आपका डेजिग्नेशन, आपका कॉन्टैक्ट। सर यहाँ पे जो है मेरी पूरी डिटेल है, वहां पे मेरा सिर्फ नाम लिखा था। इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखो इसके पीछे लॉजिक है ना, वो लॉजिक ये है कि यहाँ पे अगर मैं तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारा ईमेल एड्रेस फिर से लिखूं तो ये तो रिपीटेशन हो जाएगी। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सर यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं मैं? यहाँ पे भी तो कुछ लिखा हुआ है। जहाँ पे देखो यहाँ पे कंपनी का फोन नंबर लिखा हुआ है, कंपनी का ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है। अब किसी बंदे को अगर तुम्हें रिप्लाई करना होगा, वो कंपनी के फोन पे फोन करेगा, लैंडलाइन तो वैसे भी कोई पिक नहीं करता है, तो पॉसिबिलिटी तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर कंपनी के इन्फो वाली ईमेल एड्रेस पे भेजेगा ईमेल, तुम्हें पता है कि इन्फो वाली ईमेल एड्रेस पे कोई भी चेक नहीं करता। तो यहाँ पे तुम्हारी डिटेल्स ना होने की वजह से तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारी कॉन्टेक्ट डिटेल भी, तुम्हारा फोन नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ आ जाएगा। हर चीज लेफ्ट से शुरू हो रही है, राइट की तरफ जा रही है, हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप है। सही है? अब जो लास्ट चीज मुझे आपको बतानी है ना, कि मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे वेस के बाद भी कॉमा नहीं है, नंबर के बाद भी कॉमा नहीं है, ईमेल एड्रेस के बाद भी कॉमा नहीं है, एड्रेस के बाद भी कॉमा नहीं है, डेट के बाद भी कोई डॉट कॉमा नहीं है, अब्दुल्ला के बाद, प्रिंसिपल के बाद डॉट कॉमा नहीं है। सर रेफरेंस के बाद तो कॉलन है, यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखा जाएगा, रेफरेंस नंबर के बाद कोई डॉट कॉमा नहीं होगा। आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस के बाद कोई डॉट कॉमा नहीं है, यहाँ पे कोई भी डॉट कॉमा वगैरह कुछ भी मौजूद नहीं है। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ एक जगह कॉमा मौजूद है, अब्दुल्ला के बाद और सिंसेरली के बाद, अब्दुल्ला के बाद और सिंसेरली के बाद। सही है? अब्दुल्ला के बाद और सिंसेरली के बाद कॉमा मौजूद है, ये है लेटर का, ये लेटर के फॉर्मेट का कॉमा है, ये लेटर के फॉर्मेट का कॉमा है। अगर अब्दुल्ला के आगे कॉमा लगेगा तो सिंसेरली के आगे कॉमा लगेगा, अगर अब्दुल्ला के आगे कॉमा हट जाएगा तो सिंसेरली के आगे कॉमा हट जाएगा। तो याद रखना, अगर तुमने अब्दुल्ला के आगे कॉमा लगाया है ना और सिंसेरली के आगे कॉमा नहीं लगाया है तो फॉर्मेटिंग के मार्क्स कटेंगे। अगर तुमने अब्दुल्ला के आगे कॉमा नहीं लगाया और सिंसेरली के आगे कॉमा लगा दिया तब भी मार्क्स कटेंगे। तो दोनों के आगे कॉमा लगाओ या दोनों के आगे कॉमा नहीं लगाओ। सर जनरल प्रैक्टिस क्या है, दोनों के आगे कॉमा लगता है। सही है? सर ये जो मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ, इस पैराग्राफ को एंड करते हुए मैं डॉट लगाऊंगा, वो डॉट पैराग्राफ का होगा। सर ये जो यहाँ पे पैराग्राफ लिख रहा हूँ इसके आगे डॉट लगाऊंगा, वो डॉट पैराग्राफ का होगा। इसके आगे जो डॉट लगा रहा हूँ वो पैराग्राफ का होगा। सही है? वरना लेटर के फॉर्मेट में डॉट कॉमा नहीं आते सिवाय दो जगहों के, सैल्यूटेशन के और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के, क्योंकि ये दोनों साइड बाय साइड चलती हैं, ये दोनों एक दूसरे को हेल्प आउट करती है। वो कैसे करती है वो मैं आगे बाद में बताऊंगा, जो चीजें मैं कह रहा हूँ ना बाद में बताऊंगा, जैसे कि इस लाइन को वर्टिकल हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं स्ट्रेच करना चाहिए, यहाँ पे रेफरेंस नंबर को क्यों ऑप्शनल रखा गया है, या फिर जो सब्जेक्ट लाइन है वो बोल्ड करके क्यों लिखनी चाहिए, कैप्स करके क्यों नहीं लिखनी चाहिए। सही है? या फिर दो तीन चीजें और, सिंसेरली का एस कैपिटल स्मॉल क्यों होना चाहिए, और दूसरा के यहाँ पे मिस्टर मिस मिसेस कब आएगा, ये सारी चीजें। ठीक है? नंबर इस फॉर्मेट में क्यों लिखा हुआ है, ईमेल इस फॉर्मेट में क्यों लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने एड्रेस पूरा क्यों नहीं लिखा हुआ है, ये एड्रेस 3 लाइनों में क्यों टूट रहा है, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब तक जो मैंने आपको बताया मैं रिपीट कर दूं। एक तो जो विदाउट लेटर हेड होता है उसमें लेटर हेड नहीं आता, उसमें आपकी डिटेल्स आती हैं। लेटर हेड में कंपनी की डिटेल्स आती हैं, बाकी तमाम चीजें सेम हो जाती हैं। लेकिन कंपनी में जहाँ पे कंपनी की डिटेल्स आ रही होती है तो नीचे आप सिग्नेचर के बाद अपने नाम के आगे अपनी डिटेल्स लिखते हो ताकि वो बंदा आपको कांटेक्ट कर सके। हर चीज लेफ्ट से राइट शुरू होगी, हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आएगा।
सही है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, उम्मीद आपको समझ आ गई। सही है, अब चलते हैं मेमो के फॉर्मेट की तरफ। मेमो का फॉर्मेट बहुत सिंपल है, ईमेल वाला फॉर्मेट है। सही है, इसमें आपने क्या करना है कि सेंट का मतलब होता है डेट। आप यहाँ पे डेट भी लिख सकते हो, यहाँ पे सेंट भी लिख सकते हो। आपने यहाँ पे डेट लिखा या सेंट लिखा और यहाँ पे डेट डाल दी। जैसे अगर आज की डेट डालूंगा तो क्या होगी, 16 जून 2025। सही है, तो यहाँ पे सेंट की हेडिंग डाल सकते हो, डेट की हेडिंग डाल सकते हो और तुम यहाँ पे डेट लिख दोगे। फ्रॉम किसने भेजा है, लेट्स सपोज मैंने भेजा है तो मैं लिख दूंगा ओवैस कासमानी। टू मैंने तुम अपने स्टूडेंट्स को भेजा है, टू माय स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स। सही है, टू में आ जाएगा स्टूडेंट्स या PRC1 स्टूडेंट्स आ जाएगा। सही है, सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर या फिर बोल्ड होकर, अगर लेट सपोज तुम कंप्यूटर में टाइप करो तो बोल्ड कर कर, लेकिन अगर हाथ से लिखो तो इन्वर्टेड कॉमास में क्या करोगे कि सब्जेक्ट लाइन लिख दोगे। सैल्यूटेशन में अगर वही डियर मिस्टर मिस वगैरह आ जाएगा, फिर वही 3 पैराग्राफ आ जाएंगे, रेफरेंस प्लस पर्पस डिटेल फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फिर वही कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाएगा, योर सिंसियरली काइंड रिगार्ड्स। इसमें रिगार्ड्स का R और सिंसियरली का S स्मॉल होगा, और फिर सिग्नेचर आ जाएगा वही नाम, पोजीशन, कंपनी का नाम। यहाँ पे कांटेक्ट क्यों आएगी, क्योंकि तुम देखा यहाँ पे कहीं कांटेक्ट लिखा हुआ नहीं था, तो एक बंदे को तुम्हें कांटेक्ट करना होगा तो तुम्हारे इस कांटेक्ट डिटेल से तुम्हें कांटेक्ट कर सकता है। सही है, इस फॉर्मेट के बारे में ज्यादा डिटेल में तब डिस्कस करेंगे जब मैं आपको मेमो पढ़ाऊंगा। मेरा पहला टॉपिक है लेटर्स, कल की क्लास का जो मेरा टॉपिक है वो लेटर्स है, तभी मैं लेटर्स पे ज्यादा बात कर रहा हूँ, इसलिए मेमो को मैं यहीं पे छोड़ के आगे की तरफ चलता हूँ। सही है, इसके बाद आपके पास जो है वो शॉर्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट आ रहा है। सही है, शॉर्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली मेमो स्टाइल में लिखी जाती है, क्योंकि शॉर्ट रिपोर्ट यूजुअली इंटरनल होती है। तो वही डेट, फ्रॉम, टू, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह टाइटल आ जाएगा। सही है, डेट है, यहाँ पे सेंड लिखना चाहो सेंड लिख सकते हो। सही है, अगर तुम चाहो तो उसको सेंड कर सकते हो, मसले की बात नहीं है। अगर तुम चाहो तो उसको डेट भी लिख सकते हो। सही है, फिर फ्रॉम आ जाएगा, फिर टू आ जाएगा, फिर टाइटल आ जाएगा। सब्जेक्ट या सब्जेक्ट लाइन की जगह टाइटल लिखा गया, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं लिखेगा, सब्जेक्ट लिखा और सब्जेक्ट को यहाँ से मैंने यूं करके क्रॉस करके दिखा दी कि सब्जेक्ट हम नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे। फिर आपके पास आपने 5 पैराग्राफ में शॉर्ट रिपोर्ट लिखनी होती है, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस, रिकमेंडेशन और कंक्लूजन। सर इन 5 पैराग्राफ में क्या बातें होती है, जब शॉर्ट रिपोर्ट पढ़ाऊंगा तब बता दूंगा, अभी मैंने ये बात आपको नहीं बतानी है। सही है, फिर आ जाते हैं ऐसे की तरफ। ऐसे 2 किस्म के होते हैं, एक होता है फिश बोन, एक होता है एफिनिटी। मैं ज्यादातर फोकस करूंगा फिश बोन पे, तो मैं आपको फिश बोन के बारे में बता रहा हूँ। दो पार्ट्स होते हैं, एक में आपको कंपोनेंट्स लिखने होते हैं और एक में आपको एक्चुअल ऐसे लिखना होता है। मेरे ख्याल से 30 मार्क्स का ऐसे होता है, 10 मार्क्स जो है फॉर्मेट्स के होते हैं, प्रेपरेशन के होते हैं, और 20 मार्क्स आपके एक्चुअल ऐसे के होते हैं। सही है, अब यहाँ पे कंपोनेंट्स में आपको एक टाइटल दिया हुआ होगा, या आपने लिखना नहीं है, दिया हुआ होगा। उस टाइटल को देखते हुए आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है कि ये जो आपके सामने प्रॉब्लम नजर आ रही है, ये प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या, इसके कॉजेज और इफेक्ट क्या है, आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखनी है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक 1 लाइन की स्टेटमेंट होगी जो बता रही होगी प्रॉब्लम क्या, इसके कॉजेज और इफेक्ट क्या है। फिर आपने 3 कॉजेज और 3 इफेक्ट लिखने हैं। उसके बाद आप एक्चुअल ऐसे लिख दोगे, एक्चुअल ऐसे आपका 145 से 150 वर्ड्स का होना चाहिए। तो 5 पैराग्राफ में तोड़ना, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, और बीच में 3 आइडियाज होंगे, एक कॉज इफेक्ट 1 को कवर कर रहा होगा, एक कॉज इफेक्ट 2 को कवर कर रहा होगा, एक कॉज इफेक्ट 3 को कवर कर रहा होगा। तो तकरीबन मिल मिला के आपका 150 या 145 वर्ड्स का बन जाएगा। सही है, 150 से ऊपर नहीं जा सकते, 1-2 वर्ड्स कम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा। तुम 145 146 तक पहुंच गए तो 1-2 वर्ड्स एडजेक्टिव्स ऐड करके तुम क्या कर सकते हो कि इसको 150 वर्ड्स पे लेके जा सकते हो। सही है, ये भी ऐसे अभी नहीं पढ़ा था, तो ऐसे के बारे में भी डिटेल में बात नहीं करूंगा। प्रेसी की बात की तो प्रेसी लिखने की कुछ टेक्निक्स होती है। अगर आप किसी भी कंटेंट को प्रिसाइज कर रहे हो, कंसाइज कर रहे हो, तो याद रखना अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अवॉइड करोगे। सही है, रिपीटेशन को अवॉइड करोगे। आप देखोगे कि आइडियाज रिपीट हो रहे हैं, तो उन तमाम आइडियाज को एक जगह लिख दोगे, बार बार रिपीट नहीं करोगे। आप एक्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल करोगे, पैसिव वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि पैसिव वर्ब्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स बढ़ा देता है। आप एक्टिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करोगे, पैसिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल नहीं करोगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बढ़ा देते हैं। आप शॉर्टर वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे, लॉन्गर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। सर शॉर्टर वर्ड्स क्या होते हैं, लॉन्गर वर्ड्स क्या होते हैं, बाद में बताता हूँ। सही है, आप क्या करोगे, कोशिश करोगे कि मल्टीपल सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में तोड़ते हुए चलोगे, जोड़ते हुए चलोगे, ताकि तुम्हारा कंटेंट कंसाइज से कंसाइज हो जाए। और गोल्डन रूल ये है कि आपने अपने एक्चुअल पैसेज को 1/3 पे कंसाइज कर देना। 300 वर्ड का पैसेज आप उसको 100 वर्ड पे कंसाइज कर दो, 600 वर्ड का कंटेंट आप उसको 200 वर्ड पे कंसाइज कर दो, तो 1/3 का रूल लेके चलोगे तो तुम्हें प्रेस लिखने में आसानी हो जाएगी। सर क्या पेपर में नंबर लिमिट्स दी जा सकती है, वर्ड लिमिट दी जा सकती है? आंसर इज यस। अगर वर्ड लिमिट दी है तो उसको फॉलो करोगे, वर्ड लिमिट नहीं दी तो 1/3 वाला तुम फॉर्मूला अप्लाई करोगे। सही है,
तो यहाँ पे मेरी जो पहली क्लास थी इसमें मैंने आपको बता दिया कि पेपर में लिखने की कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, इसके अलावा तुम्हारे पास वोकैब आती है। इंशाल्लाह सक्सेसफुली हम लोगों ने अपनी 10 क्लासेस के अंदर ये सारी चीजें निपटा ली, या 8 क्लासेस के अंदर चीजें निपटा ली, तो बची हुई जो 5 6 7 क्लासेस होंगी ना, उसमें बैठ के वोकैब कर लेंगे। सही है, वो वोकैब कर लेंगे जो कि आईकैप सेंट्रिक होती है। फिर उसके बाद भी मैं बता दूं कि देयर इज अ हाई चांस कि आपके पास वोकैबुलरी अलग है। सही है। अब यहाँ पे मैं आपसे सवालात ले रहा हूँ, जो भी सवालात है काइंडली पूछ लो, मैं आंसर कर देता हूँ। मैं रिकॉर्डिंग ऑन रख रहा हूँ, मैं आपका सवाल प्रॉपर्ली रीड करूंगा और अकॉर्डिंगली उसका आंसर दूंगा। सही है। तो पहला सवाल जो आया है वो है औसाफ का। अस्सलाम वालेकुम सर, कौन से लेटर्स होते हैं जो बिना लेटर हेड भेजते हैं? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी अदर ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ डील की जा रही होती है वो लेटर हेड पे लेटर मांगती है। औसाफ, तुम्हारा सवाल है बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन तुम इस चीज को समझो। सबसे पहले तो वालेकुम अस्सलाम। तुम इस चीज को ऐसे समझो कि कभी कभी मैं लेटर्स जो है वो फॉर्मल कैपेसिटी में लिख रहा होता हूं, लेकिन मेरे पास कोई लेटर हेड होता ही नहीं है। इसकी एग्जांपल देखो, मैं एक इंडिविजुअल हूँ। सही है, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, और हमारे इलाके में ना इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा इशू चल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखूंगा, के इलेक्ट्रिक को। सही है, मैं के इलेक्ट्रिक को जो लेटर लिखूंगा, के इलेक्ट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि उसको जो लेटर रिसीव हो रहा है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में हो रहा है, फॉर्मल कैपेसिटी में हो रहा है, तो ये फॉर्मल लेटर कहलाएगा। सही है, क्योंकि तुम ये देख रहे हो कि मैं लेटर भेज रहा हूं, मैं एक इंडिविजुअल हूं, लेकिन जो लेटर रिसीव कर रहा है वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना। तो यहाँ पे एक ऑफिशियल, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही है, तो ये विदाउट लेटर हेड होगी। मैं एक इंडिविजुअल हूँ जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं XYZ कंपनी में जो है वो लेटर हेड भेजूंगा, सॉरी मैं जो है वो कवर लेटर भेजूंगा, तो वो जो लेटर होगा विदाउट लेटर हेड होगा। सही है, तो ये एक फॉर्मल कम्युनिकेशन है। मैंने के इलेक्ट्रिक को जो लेटर भेजा था उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं किसी बड़ी न्यूज़पेपर के एडिटर को जो लेटर लिखूंगा, लेटर टू द एडिटर, तो वो फॉर्मल लेटर होगा। सही है और साफ, आई होप सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे ऑफिशियल लेटर विदाउट लेटर हेड लिखे जा रहे होते हैं, रीजन बीइंग कि उस इंडिविजुअल के पास लेटर हेड है ही नहीं, तो वो कैसे लेटर हेड निकालेगा। ठीक हो गया साहब, मेरे को भी बात समझ आ गई होगी। अच्छा, अलीशा कहनी है कि सर ये रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? ये रिकॉर्डिंग पोर्टल पे मिल जाएगी इंशाल्लाह, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मसले की बात नहीं। सही है। अलीशा कह रही है कि सर वोकैब के लिए आईकैप ने कोई लिस्ट दी हुई है या कहीं से भी आ सकती है? यार आईकैप ने एक लिस्ट दी थी, लेकिन आईकैप उसको फॉलो नहीं करता। तो सब टीचर्स क्या करते हैं कि अपने हिसाब से वोकैबलरी आपको पढ़ा देते हैं। तो जितने भी टीचर्स की रिकमेंडेड वोकैबलरी, आईकैप की रिकमेंडेड वोकैबलरी है, तुम वो सब पढ़ना शुरू कर दो। जब हमारी क्लास होगी उसमें से हम कोई 40-50% कवर करने की कोशिश करेंगे। सही है, तो वोकैबलरी का मैंने बता दिया। और इसका कोई सवाल है, कोई बात समझ नहीं आई हो? जो बातें मैंने रोकी है ना वो मैंने इंटेंशनली रोकी है, लेकिन जो बातें मैंने नहीं रोकी, अगर तुम्हें उसके अलावा सारी बातें समझ आ गई है तो मुझे काइंडली बता दो। अगर कोई सवाल है तो मैं जवाब दे दूंगा। आज की क्लास को कॉल ऑफ करते रिकॉर्डिंग आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। सही है। चलें, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है, आई होप नहीं है कुछ, तो मैं क्लास को कॉल ऑफ करता हूँ। इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कल हमारा डे 2 है, इसमें मैं आपको लेटर्स इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट करवा दूं। जो हमारी परसों की क्लास होगी उसमें हम लेटर्स लिखना शुरू कर देंगे, और फिर भाई थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को रिवाइज भी करते हैं। बस आई कंक्लूड माय क्लास। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।